वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दो एग्रीकल्चर क्लासेस में सबका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके लिए 90 प्रश्न से लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे और बहुत ही आपके लिए वो कारगर सिद्ध होंगे। और हम यही आशा करते हैं कि आपका ये प्लांट पैथोलॉजी का पेपर बहुत ही अच्छा जाए, क्योंकि हमने आपको इतना मटेरियल मैं आपको दे चुका हूँ कि इस मटेरियल से कहीं भी आपका पेपर आउट नहीं जाएगा। ठीक है, इस बात को आगे बढ़ाने से पहले हम एक बात पे बहुत नज़रअंदाज कर लेते हैं। वो बात वो क्या है कि परिंदे रुक मत तुझे अपनी जान बाकी है, कि परिंदे रुक मत तुझमें अभी जान बाकी है, मंजिल दूर है बहुत लेकिन उड़ान बाकी है, आजकल मुट्ठी में होगी दुनिया सारी, आजकल मुट्ठी में होगी ये दुनिया सारी, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है। इसी लगन, इसी जोश, इसी ताकत के साथ हम आज फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं और आप हमसे जुड़ने का मौका करिए। तो वही प्रारंभ करते हैं वीडियो को, और बड़े अच्छे तरीके से आपको देखना है। मैं ये बड़े अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ, इससे आउट कहीं भी आपके पेपर नहीं जाएगा। ये मैं आपको जो 90 प्रश्न दे रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको 40-50 प्रश्न फिर दूंगा चौथे वीडियो में। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि आलू के मोज़ेक रोग का कारक तत्व है। तो आलू के मोज़ेक रोग का कारक तत्व है वो होता है विषाणु द्वारा होता है। ट्राइस्टेजा विषाणु प्रभावित करता है। तो ट्राइस्टेजा विषाणु जो होता है वो प्रभावित करता है नींबू को। किसको? नींबू को। आम की ब्लैक टिप बीमारी होती है। तो आम की ब्लैक टिप बीमारी ना तो जीवाणु द्वारा होती है, ना विषाणु द्वारा होती है, ना फफूंदी द्वारा होती है। तो इनमें से ऑप्शन आपका होगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसके और बताना चाहता हूँ कि ब्लैक टिक बीमारी जो होती है इसको काला सिरा रोग भी कहते हैं। ये SO2 ईंट के भट्टे से निकलने वाली SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि नींबू में डाई बैग बीमारी लगती है। तो नींबू में डाई बैग बीमारी लगती है, वो लगती है तांबे की कमी से, Cu की कमी से नींबू में डाई बैग बीमारी लगती है। इसके बाद है कि नींबू की गमोसिस बीमारी का कारण है। नींबू में जो गमोसिस बीमारी होती है जिसको सिट्रस कैंकर भी कहते हैं, तो नींबू की सिट्रस कैंकर या नींबू की गमोसिस बीमारी का कारण होता है तो वो होता है फफूंदी, फंगी। छठवां प्रश्न है कि बेरी बेरी रोग का निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो बेरी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? वो होता है विटामिन बी की कमी से। सातवां प्रश्न है धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी कारण होता है? तो धान में जो खैरा रोग होता है वो आपका होता है जिंक की कमी से, जेडेन की कमी से, जस्ता की कमी से। आपका आता है आठवां प्रश्न, गन्ने का लाल विगलन रोग, रेड रॉट रोग किसके कारण होता है? वो होता है कॉलेस्ट्रेटाइकम फैलकिटम के द्वारा, कॉलेस्ट्रेटाइकम फैलकिटस के द्वारा। इसका ऑप्शन है ए सही। नौवां प्रश्न है कि धान में जीवाणु पर्ण अंगमारी से सर्वाधिक नुकसान कब होता है? तो धान में जीवाणु पर्ण अंगमारी सर्वाधिक नुकसान कब करता है? वो करता है कल्ले निकलते समय ही होता है। तो किल्ले निकलते समय धान में जीवाणु पर्ण अंगमारी से अधिक नुकसान होता है। इसका ऑप्शन है ए। इसके बाद आपका आता है टमाटर का पर्ण कुंचर रोग, लीफ कर्ल किसके द्वारा फैलता है? तो वो फैलता है आपके विषाणु द्वारा। उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में वर्तमान में गेहूं की मुख्य बीमारी है। जो उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में वर्तमान में वो उसकी मुख्य बीमारी है वो है करनाल बंट। चौथी करनाल बंट। गेहूं के कंडुआ का प्राथमिक निवेश द्रव्य उत्तरजीवी रहता है तो वो होता है कवक जाल के अंदर, कवक जाल के रूप में बीज के अंदर। 13वां प्रश्न आपका आता है कि एक मुड़ा हुआ डंडाकार जीवाणु होता है वो होता है इरबीनिया। क्या होता है? इरबीनिया। मैंने बताया था कि धान में झोंका रोग जो होता है वो जेंथोमोनास ओराइजी के द्वारा होता है। 14वां प्रश्न है कि खमीर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो खमीर के द्वारा जो परिवर्तन होता है वो होता है शर्करा से एल्कोहल बनना।
15वां आपका प्रश्न आता है कि गेहूं में इंटरनली सीड बॉर्न बीमारी है, इंटरनली सीड बॉर्न बीमारी होती है, वो होता है आपका अनावृत कंडुआ। 16वां प्रश्न आपका आता है स्कर्वी रोग, स्कर्वी डिसीज से बचने के लिए सबसे उपयोगी फल है वो है आंवला, जो होता है आंवला। 17वां प्रश्न आपका है कि मोज़ेक रोग, मोज़ेक डिसीज फैलता है विषाणु द्वारा। कपास की ब्लैक अर्म बीमारी फैलती है, वो फैलती है फफूंद द्वारा। 19वां प्रश्न आपका आता है कि टिक्का रोग का संबंध है, तो टिक्का रोग का संबंध होता है मूंगफली से। आलू की पछेती झुलसा अवरोधी किस प्रजाति है, तो आलू की पछेती झुलसा अवरोधी किस्म में कुफरी बादशाह। 21वां प्रश्न आपका आता है जीवाणु जनित बैक्टीरियल डिसीज का नियंत्रण होता है, तो बैक्टीरियल डिसीज का नियंत्रण होता है कैलथैन से, इससे कैलथैन से। नींबू प्रजाति में लिटिल लीफ का संबंध होता है, तो नींबू प्रजाति में जो लिटिल लीफ का संबंध होता है वो होता है तांबा की न्यूनता से, इसकी तांबा की न्यूनता से। 23वां प्रश्न आपका आता है चाय में प्याले नुमा पत्ती कपिंग टी रोग का कारक है, वो कारक है सल्फर की कमी से। 24वां प्रश्न आपका आता है कौन सी जाति आम की गुच्छा रोग से अवरोधी है, तो ना तो लगड़ा होती है, ना तो मल्लिका होती है, ना ही दशहरी होती है, तो इनमें से ऑप्शन कोई नहीं है। 25वां प्रश्न आपका आता है बहुचर्चित आयरिस फैमिन का कारण है, बहुचर्चित आयरिस, मैंने बताया था फैमिन का कारण होता है अकाल, तो बहुचर्चित आयरिस फैमिन का कारण है आलू का अगेती झुलसा रोग। आलू का अगेती झुलसा रोग मैंने बताया था, तो जो आलू का अगेती झुलसा रोग जो होता है, जो आलू का अगेती झुलसा रोग है और पछेती झुलसा रोग है, फाइटोप्थोरा इंस्पेक्टिस सोलिनाइटिसम जैसे बहुत से बहुचर्चित आयरिस फैमिन का कारण होता है, वो होता है आलू का पछेती झुलसा रोग। 26वां प्रश्न है गेहूं में कंडुआ रोग लूज स्मट का नियंत्रण होता है, तो लूज स्मट का नियंत्रण हम बीजोपचार से कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट से। 27वां प्रश्न आपका आता है नींबू की कैंकर बीमारी का कारण है, तो नींबू में जो कैंकर बीमारी होती है उसका मुख्य कारण होता है फफूंदी, क्या होता है फफूंदी। मैंने अभी बताया था सिट्रस कैंकर या गमोसिस रोग, गमोसिस रोग होता है जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा, और नींबू की कैंकर बीमारी का कारण होता है फफूंदी। प्रश्न क्लियर। 26वां है टुंगरू का विषाणु रोग है, टुंगरू का एक विषाणु रोग है, वो होता है चावल का टुंगरू विषाणु रोग होता है। 29वां प्रश्न आपका बनता है गेहूं में ईयर कॉकिल बीमारी फैलती है, तो ईयर कॉकिल बीमारी फैलती है बैक्टीरिया से। 23वां प्रश्न आपका आता है मूंगफली में विप्टेल का कारण है, मूंगफली में जो विप्टेल का कारण होता है वो होता है गंधक की कमी से, H2SO की कमी से। इसके बाद 31वां प्रश्न है कि आंवले में आंतरिक निक्रोसिस का कारण है, वो है बोरॉन की कमी से। 32वां प्रश्न आपका आता है अमोनिया नाइट्रेट में बदलता है, तो अमोनिया नाइट्रेट में बदलता है वो उसका काम होता है जीवाणु द्वारा। वाटर कोर शारीरिक क्रिया विकार जिसको हम साइसियोलॉजी डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, वो होता है आपका सेब का होता है। सब्जियों में लगने वाली गांठ जड़ गांठ सूत्रक्रमी जीवन चक्र होता है, तो जीवन चक्र इसका होता है 20 से 30 दिनों का होता है। 35वां प्रश्न आपका आता है कि ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी को इंगित कीजिए, तो ज्वार में लगने वाली प्रचलित इंगित बीमारी होती है ग्रेन स्मट, क्या होती है ग्रेन स्मट। 36वां प्रश्न आपका आता है बैंगन का लिटिल लीफ रोग क्या कारण होता है, तो बैंगन में लिटिल लीफ का कारण ना तो बैंगन होता है, ना तो फफूंदी होता है, ना तो पोषक तत्व होते हैं, तो इनमें से ऑप्शन होगा कोई नहीं। आलू के झुलसा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन उपयोगी होता है, तो इनमें से होता है डाइथन M45 का छिड़काव करते हैं आलू के झुलसा रोग के लिए। 38वां प्रश्न है कटे हुए सेव के भूरे होने का कारण है, तो कटे हुए सेव के भूरे होने का कारण है एंजाइम। 39वां प्रश्न आता है गेहूं में करनाल वंड की रोकथाम के लिए बीज शोधन हेतु प्रभावकारी रसायन होता है, वो होता है बीटा बैक्स। 40वां प्रश्न आपका आता है पनामा किस फसल का रोग है, तो वो है आपका केला का।
फाइलोडी बीमारी किस फसल में होती है? तो फाइलोडी बीमारी होती है तिल में। गेहूं की सेहू रोग, ईयर कॉकिल बीमारी होती है नेमाटोड या गोल कृमि द्वारा। आम के फलों में किस प्रकार रोग के कारण पहले हरे धब्बे तथा बाद में भूरे तथा व फिर रोग के कारण अंदर तक काले हो जाते हैं? तो वो होता है, मैंने बताया था, बिहाल। आम का कोयलिया रोग या सिरा विगलन रोग, जिसको आम का कोकल रोग भी कहते हैं, तो वो होता है SO2 की ईंट के भट्टों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आम में निक्रोसिस रोग हो जाता है, जिसको हम आम का कोयली रोग या सिरा विगलन रोग भी कहते हैं। देखा होगा आपने, आम के ऊपर काला काला पड़ जाता है। इसके बाद 44वां प्रश्न आता है, अधिक ज्वार खाने वाले मनुष्यों में ल्यूसिन की अधिक मात्रा के कारण बीमारी बन जाती है, वो होती है पेलग्रा रोग। 45वां प्रश्न आपका आता है, उकटा रोग किसके कारण होता है? तो उकटा रोग जो होता है वो कवक के कारण होता है। 36वां प्रश्न आपका आता है, सरसों की फसल में एफिड माहू के नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं किस रसायन का? तो उस रसायन का नाम होता है मेलाथियन। 47वां प्रश्न आपका आता है, येलो बैन मोज़ेक बीमारी है? तो येलो बैन मोज़ेक बीमारी है भिंडी की, मालवेसी कुल की भिंडी होती है, ठीक है। 48वां प्रश्न आपका आता है, फूल गोभी में ब्राउनिंग का निदान किया जाता है? तो फूल गोभी में जो ब्राउनिंग होती है उसका निदान किसके द्वारा किया जाता है? तो उसका निदान किया जाता है बोरिक एसिड के द्वारा। किसके द्वारा? बोरिक एसिड के द्वारा। 49वां प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन एक बाजरे का रगड़ रोग में संक्रमण का सही तरीका है? तो इसका सही तरीका होता है पुष्पगुच्छ का स्थानीय संक्रमण। क्या होता है? स्थानीय संक्रमण। 50वां प्रश्न आपका है, मसा रोग किस फसल में होता है? तो मसा रोग, अब समझिए मेरी बात को, मसा रोग क्या होता है? ये मसे जैसे हमने देखा होगा व्यक्ति के बॉडी में मसा हो जाते हैं, तिल हो जाते हैं, तो मसा जो होता है, जैसे किल्ले निकलते हैं आलू में, वैसे ही मसा रोग होता है। ये छोटे छोटे किल्ले जैसे निकल आते हैं, वो सड़ने लगते हैं किल्ले, तो उसको कहते हैं मसा रोग। तो मसा रोग किस फसल से संबंधित है? तो वह आलू रोग से। 51 प्रश्न है कि मृदोड़ रोग रोकने की सबसे अच्छी विधि है? तो मृदोड़ रोग रोकने की सबसे अच्छी विधि है फसल चक्र अपनाकर, क्रॉप रोटेशन को रिपीट करने पर। 52 प्रश्न है आपका, पौधे के रोग जनकों के पैक्टिनोलिटिक एंजाइम रोग फैलाने के दौरान किस एक रोग में मुख्य भूमिका अदा करते हैं? तो वो आपका होता है मुरझान, क्लैद गलन तथा मूलपात गलन। इसके बाद आता है 53 क्वेश्चन आपका, गन्ने के दो महत्वपूर्ण रोग सम्मिलित हैं। गन्ने के दो महत्वपूर्ण रोगों में शामिल हैं, तो पहला है लाल गलन, दूसरा है घासी प्रयोग। घासी प्रयोग मतलब होता है गन्ना बढ़ता ही जाए, उसमें वृद्धि ना हो और शर्करा की मात्रा कम पाई जाए, तो घासी रोग हो जाता है। 54 प्रश्न आपका है, आलू की काली रूसी रोग किसके कारण होता है? तो आलू की काली रूसी, जिसको ब्लैक स्कर्प ऑफ टोमेटो होता है, किसके कारण होता है? वो होता है कवक के द्वारा। 55 प्रश्न आपका बनता है, गेहूं की बाली में बल डालने वाले ईयर कोकल रोग की रोकथाम के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को सर्वोत्तम माना जाता है? तो वो विधि आपकी होती है संक्रमित बीजों को तैराकर निथार देना। 56 प्रश्न आपका आता है, सोयाबीन में पीला मोज़ेक फैलता है? तो सोयाबीन में पीला मोज़ेक फैलता है सफेद मक्खी द्वारा। 57 प्रश्न आपका है, आलू का चारकोल रॉट डिसीज का कारण है? तो वो होता है कवक द्वारा। 58 प्रश्न है, फंजाई एंड डिसीजेस इन प्लांटस पुस्तक लिखी है? तो J.E. बटलर ने लिखी है। मैंने आपको बताया था विश्व में हो तो विश्व में एंटोनी वॉन लीवॉन J.E. बटलर को किसका पिता कहा जाता है? भारत में J.E. बटलर को पादप रोग विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो इनकी पुस्तक का नाम है फंजाई एंड डिसीज इन प्लांटस। पुस्तक लिखी है J.E. बटलर ने, उसने J.E. बटलर ने।
इसके बाद आता है 59 प्रश्न, बंगाल अकाल 1943 में पड़ा था, उसका मुख्य कारण था भूरी पूर्ण चित्तीदार रोग। इसके कारण बंगाल का अकाल 1943 में पड़ा। तो 1943 में सरकार किसकी थी? 1943 में सरकार कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस सरकार थी, इंदिरा गांधी की। आपसे पूछा भी जा सकता है किसके कार्यकाल में बंगाल अकाल पड़ा था, तो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो बंगाल अकाल 1943 से पड़ा। कहाँ पड़ा? बंगाल में पड़ा। किसके द्वारा पड़ा? वो होता है भूरा पर्ण चित्तीदार रोग। 60 प्रश्न आपका है, आलू की पछेती अंगमारी किस रोग जनक द्वारा होती है? तो वो होती है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। 61वां प्रश्न है, फाइटोएलेक्सीन एक रसायन है जो पौधों द्वारा किसके हानिकारक प्रभाव से स्रावित होता है? तो वो स्रावित होता है कवक रोग से। कॉफी का पर्ण कीट रोग भारत में 1879 में कहां से प्रविष्ट हुआ या कहां से आया? तो वो आया था श्रीलंका से। आपका प्रश्न आता है कि सबसे सुरक्षित कीटनाशी है, तो सबसे सुरक्षित कीटनाशी आपका है कार्बारिल। इसके बाद 64 क्वेश्चन है, हेक्टोसाइक्लिक यौगिक है तो वो है कैप्टान। इसके बाद 65 प्रश्न है, गन्ने की पोरियों को रोग से बचाने के लिए उन्हें डुबोया जाता है, तो उन्हें डुबोया जाता है एग्रोसेन GN में। 66 प्रश्न है, गन्ना का RSD रोग जिसका प्रकोप पैडी की फसल पर अधिक होता है, वो होता है वायरस के द्वारा। 67 प्रश्न है, गेहूं के बीजों की अनावृत कंड से बचाव के लिए और सौर ऊर्जा से उपचारित करने का सुझाव दिया, तो वो दिया था लूथरा व सत्तार ने। 68 प्रश्न है, जैविक नियंत्रण द्वारा किसकी रोकथाम संभव है? जैविक नियंत्रण द्वारा, बायोलॉजिकल कंट्रोल द्वारा सिर्फ वायरस का रोकथाम संभव है। 69 प्रश्न है, किसने संरक्षण तकनीक पर बल दिया? तो वो बल दिया डॉक्टर प्रधान ने। 70वां प्रश्न है, डॉक्टर केसी मेहता किस रोग से संबंधित हैं? तो डॉक्टर केसी मेहता संबंधित हैं गेहूं के कीट रोग से। इसके बाद आता है, भारत में रोगों का वानस्पतिक रक्षण की व्यावसायिक रोकथाम के लिए सर्वप्रथम कब केंद्रीय वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निर्देशालय की स्थापना की गई? तो वो की गई 1946 ईस्वी में। गन्ना का हरा पत्ती फुदका प्राथमिक वाहक होता है, तो वो होता है टुंगरो रोग। 73 प्रश्न है, रोग जनक या रोग के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम होता है? तो वो सही क्रम होता है, पहला होता है वेधन, दूसरा होता है संक्रमण, तीसरा होता है कॉलोनी, चौथा होता है रोग जनक का निष्कासन। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका सी, इसका ऑप्शन है बी। साइट्रस में हरितन रोग ग्रीनिंग रोग होता है, वो होता है माइक्रोप्लाज्मा द्वारा। जेंथोमोनास ओराइजी के कारण धान में होने वाली जीवाणु पर्ण अंगमारी की पहचान क्या है? पत्तियों का पीला पड़ना। 1947 से पहले भारत में गेहूं के कीट रोग चक्र की खोज की थी, तो वो की थी केसी मेहता ने। शुद्ध संवर्ध में सूक्ष्म जीवों को मापने की आधुनिक तकनीक दी थी, वो दी थी ब्रेफेल्ड ने। 78वां प्रश्न आपका है, और देखिए मैं ये प्रश्न जो बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं ऐसी बुक से बता रहा हूँ कि ये बुक बहुत ही आपके लिए एक अच्छा हासिल आपको कराएगी नंबर, क्योंकि ये बुक जो है वो अरिहंत पब्लिकेशन की है, और आप भी इसको खरीदने की मिति करें। और इसमें 78वां प्रश्न आपका आता है, IAS 1993 पूछा गया ये आपका। तो 78वां प्रश्न आपका है कि सूची 1 सेकंड को सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो गेहूं के बंट रोग का कारण एक कवक है, शुद्ध संबल सूक्ष्म जीवों को पनपने की आधुनिक तकनीक है, 1947 में पहले भारत के गेहूं के कीट रोग चक्र की खोज की, बिरोएक शब्द प्रचलित है। तो इसका ऑप्शन है सी। तो उसमें ए का है आपका पहला प्रविष्ट, बी का है आपका दूसरा, सी का है तीसरा, और डी का है चौथा। ठीक है, 79 प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस पादप की बीमारी पर डॉक्टर केसी मेहता ने कार्य किया? तो वो किया था कीट की। काफी का कीट रोग उत्पन्न होता है हेमेलिया बेस्टाटिक्स से। किसके द्वारा? हेमेलिया बेस्टाटिक्स के द्वारा।
इसके बाद आता है 81 प्रश्न, पौधों के रोग जनकों को पैक्टिनोलिटिक एंजाइम रोग फैलाने के दौरान किस एक रोग में मुख्य भूमिका अदा करते हैं? वो होता है मुरझान क्लेद गलन या मूल पात गलन। 82 प्रश्न आपका आता है, मृदा के रोगी होने की समस्या से प्रभावकारी ढंग से निपटा जा सकता है? तो निपटा जा सकता है चारों से, सस्य चक्र अपनाकर, मिश्रित खेती अपनाकर, अवरोधी किस्मों का प्रयोग करके, भूमि संशोधन द्वारा। इसके बाद आता है आपका, सूची दी गई है दो, प्रथम सूची में है आलू की विलंबित क्षीणता और दूसरा इसमें सूची फर्स्ट में है क्रेटपाल, तीसरा है गन्ने का लाल विगलन रोग, गेहूं का करनाल बंट। तो इसका ऑप्शन है ए। दूसरे का आपका है ए, दूसरे मतलब क्रिट गाल रेग होता है एग्रोबैक्टीरियल ट्यूमीफेसियस द्वारा, और आपका चौथे का है बी। तो चौथे का बी कौन है? गेहूं का करनाल बंट टिलेसिया इंडिका द्वारा, और आपका गन्ने का लाल सड़ रोग जो होता है वो गन्ने का लाल सड़ रोग होता है कोलेस्ट्राइकस फलकेटम द्वारा। और आलू का विलंबित क्षीणता, मैंने बताया था आलू की पछेती झुलसा रोग जिसको विलंबित क्षीणता भी कहते हैं, वो फाइटोप्थोरा इंस्पेक्टिस के द्वारा होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही तौर पर सम्मिलित है? तो धान की भूरी चित्ती रोग, गेहूं का करनाल बंट, धान का बंट, गेहूं की हिल बंट। तो इसका है पहला, दूसरा और चौथा इसका सही सम्मिलित है, और इसका तीसरा है गलत। करनाल बंट नहीं होता है, करनाल बंट ये किसी और के द्वारा होता है, नियोबेसियम हेरिडा के द्वारा। तो इसका धान की भूरी चित्ती रोग होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइसी के द्वारा, गेहूं का करनाल बंट होता है नियोबोसिया इंडिका द्वारा, और गेहूं की खिल बंट होता है ओस्ट्रिगोलेगो ट्यूटिसाई द्वारा। 85 प्रश्न है, गेहूं का अनावृत कंड कारगर रूप से नियंत्रित किया जा सकता है? तो होता है दैहिक कवकनाशियों के द्वारा बीज उपचार से। 86 प्रश्न आपका आता है कि निवेश के बाद और रोग से पहले लक्षण प्रकट होने के बीच की अवधि को निम्नलिखित में से सही तौर पर परिभाषित करते हैं? वो होता है उठमापन विधि। क्या होती है उठमापन विधि? सूची 1 में है रोग कारक, सूची 2 में है रोग से सम्मिलित कीजिए। तो पहला सूची 1 में है विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा, कवक और वायराइड। तो तिल का पर्णांधता रोग होता है, तो तिल का पर्णांधता रोग होता है विषाणु द्वारा, नहीं, तिल का पर्णांधता रोग जो होता है, तिल का जो पर्णांधता रोग होता है वो आपका होता है माइक्रोप्लाज्मा द्वारा, और जो आपका भिंडी का पित्त रोग होता है वो होता है विषाणु द्वारा, और आपका बाजरा का रोमिल फफूंद रोग होता है वो होता है कवक द्वारा, और बाजरा का और सॉरी आलू का तुर्क कंद रोग होता है कवक के नहीं वायराइड के द्वारा, वायराइड के द्वारा होता है आलू का तुर्क कंद रोग। 88 प्रश्न आता है, निम्नलिखित रोगजनक परजीवी के वैकल्पिक प्रपोषी को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही परिभाषित करता है? तो वो होता है दो प्रकारों के परपोषियों में से एक जिस पर परजीवी कवक वृद्धि करके अपना जीवन चक्र पूरा करता है। 89 प्रश्न आता है कि नाशपाती का झुलसा रोग, फायर प्लास्ट रोग किसके कारण होता है? वो होता है बैक्टीरिया के द्वारा। और आपका 90 लास्ट प्रश्न ये आता है, पादप रोगजनक वायराइड में होता है? तो पादप रोगजनक वायराइड में होता है केवल आरएनए। तो मैंने आपको 90 प्रश्न ये कराए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको आपको एक बार फिर से रिपीट करके देखना है। और मैं हर वीडियो में ये बता रहा हूँ कि जब भी मेरा वीडियो देखें, हाथ में पेन, टेबल पर कॉपी या नोट्स जो आप प्लांट पैथोलॉजी का बना रहे हैं उसमें ये प्रश्नों को लिखा करें, जो मेन प्रश्न होते हैं, क्योंकि जब तक आप लिखने की हैबिट नहीं बनाएंगे तब तक आप सोचने की क्षमता आपकी नहीं बढ़ सकती है। आपका माइंड कंसंट्रेशन नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। एब्जॉर्ब करना जिस समय आपके दिमाग ने कर लिया, एजुकेशन एब्जॉर्ब को ही मांगती है। एजुकेशन जो होती है वो एब्जॉर्ब को ही मांगती है। जब तक आपके दिमाग का एब्जॉर्बेशन, फ्री माइंड, कंसंट्रेशन, इक्वली बैलेंस एजुकेशन सबका सही से निर्धारण नहीं होगा, तब तक आप
सही से शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आपको बताया भी गया होगा कि शिक्षा ग्रहण करने की विधियां, शिक्षा लेने की विधियां, प्राचीन काल में बहुत सी विधियां थी। लोग कहते थे पैर पे पैर रखकर शिक्षा लीजिए, तो बहुत सी शिक्षा होती है। मैं वीडियो को आगे तक नहीं ले जाना चाहता हूं, तो मैं एक बार लास्ट में कहना चाहता हूं, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, अच्छा तो लगा होगा क्योंकि प्रश्न ऐसे हमारे पास है, सब्सक्राइब, कमेंट में जो भी इसमें गलती हो कमेंट करके बताइए मुझे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट करके बताइए, जो भी इसमें अच्छा आपको प्रश्न लगा वो कमेंट करके मुझे बताइए। कमेंट में ये पता चलता है मेरी कमजोरी क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। दोनों लोगों की कमजोरी को लेकर ही हम इस वीडियो को बनाते हैं, क्योंकि मेरा भी इसमें कंसंट्रेशन होता है और आपका भी समय इक्वली बैलेंस चलता है। तो इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि फिर मैं आपको 4th पार्ट में लेकर आऊंगा ऐसे ही प्रश्न। इन्हीं प्रश्नों को फिर एक बार हम कर देंगे रिपीट, ठीक है। इसके लिए वीडियो को थैंक यू।